नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। आज का हमारे वीडियो का विषय है सोराइसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ की श्रेणी में रखा जाता है। ऑटो इम्यून अर्थात कुछ ऐसी बीमारियाँ जो शरीर स्वयं बनाता है, जिसमें शरीर की जो इम्यूनिटी रहती है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहती है, जो शक्ति रहती है, वो अपनी ही शरीर की सेल्स को, अपनी ही शरीर की कोशिकाओं को मारने का प्रयास करती है या फिर एबनॉर्मल तरीके से वर्क करने लग जाती है बिना किसी कारण के। ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर स्किन की भी कुछ बीमारियां रहती हैं और कुछ अलग बोन से रिलेटेड भी बीमारियां रहती हैं और भी कुछ दूसरे सिस्टम से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां रहती है। एलर्जी से रिलेटेड भी बीमारियां जनरली ऑटो इम्यून में आती है। स्किन की ऑटो इम्यून डिजीजेस में सोराइसिस, सफ़ेद दाग और भी ऐसी कई प्रकार की बीमारियां हैं जो बिना किसी रीज़न के होती है और जिसमें शरीर स्वयं अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न करता है या फिर एबनॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है। अब हम लोग बात करें सोराइसिस, ये सबसे स्किन की जटिलतम बीमारियों में से एक है। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, सोराइसिस। ये जो बीमारी रहती है सोराइसिस, इसमें लक्षण क्या आते हैं? वैसे तो कई लोग ऑलरेडी पहले से गूगल करके देख लेते हैं कि सोराइसिस में क्या होता होगा या इसमें आगे की प्रोग्नोसिस क्या रहता है, बीमारी किस प्रकार से जाती है, क्या है क्या नहीं है। सोराइसिस में मोस्टली स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर छिलके ज़्यादा निकलते हैं। कई डॉक्टर्स सोराइसिस को डर्मेटाइटिस से, एटोपिक डर्मेटाइटिस से कंपेयर करने लग जाते हैं और प्रॉपर उनका डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सोराइसिस में छिलके सबसे ज़्यादा निकलेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ड्राई रहेगी ये, मोस्ट ऑफ द केसेस में, और कुछ केसेस में जब थिकनेस, स्किन की थिकनेस भी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो ऐसे केसेस में जब ज़्यादा स्किन थिक और ड्राई हो जाएगी तो ऐसे में स्किन हार्ड भी हो जाएगी, तो ऐसे समय में क्रैक्स भी स्किन में पड़ने लग जाते हैं। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं। अब ये स्किन के छिलके निकलना, एक्सफोलिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं, ये बहुत छोटे से शुरू हो जाता है। बहुत ज़रा सी मात्रा में पहले तो एक छोटा सा एक चकता बनेगा और धीरे धीरे करके वो एरिया बड़ा होता जाएगा उसका। कई लोग इसको रिंगवर्म समझ लेते हैं, जिसके लिए अभी मैं कुछ दिनों पहले वीडियो डाला था। रिंगवर्म इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो किसी इन्फेक्शन के कारण होता है, फंगल इन्फेक्शन के कारण। सोराइसिस किसी भी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है। ये ऑटो इम्यून है, मतलब अपने आप होने वाली बीमारी। डिसफंक्शन के कारण, सेल्यूलर डिसफंक्शन के कारण कोशिकाएं एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लग जाती है। आप उसको अगर सिंपल भाषा में समझे, क्यों करती है, उसके रीज़न, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। पर चूंकि होम्योपैथी में बहुत डिटेल्ड केस टेकिंग होती है, बहुत डिटेल साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर हम लोग, इमोशनल लेवल पर जाकर, स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी में, तो इसीलिए केस टेकिंग करते समय इस बीमारी के वास्तविक कारण, वास्तविक ट्रिगर्स, वास्तविक फैक्टर्स समझ में आते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में पर्सनालिटी के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है, इसलिए होम्योपैथिक में ही इस बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो दवाइयाँ, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ एनर्जी के लेवल पर जाकर काम कर रही हैं, सेल्यूलर लेवल पर जाकर काम कर रही है, सोचिए वो कितनी कितनी डीप एक्टिंग होगी, और वही इस प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीजेस को खत्म करने की क्षमता भी रखती है। जो केवल ऑर्गन से बात नहीं करें, हमारी स्किन भी एक ऑर्गन है, ऑगमेंटरी सिस्टम एक ऑर्गन है, हमारी स्किन भी एक प्रकार का। तो जो केवल ऑर्गन से बात कर रही है ऐसा नहीं, पेशेंट एज अ होल, पूरे पर्सन से बात करके, बीमारी का कारण पता करके उसको ठीक करने का जो काम करती है, वो होम्योपैथी में होता है। तो जी हाँ, होम्योपैथी में इस बीमारी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें स्केलिंग होती है, बहुत स्किन उठ जाती है, इचिंग बहुत होती है इसमें। अलग अलग वेदर में, जब ड्राई वेदर होता है उस समय स्केलिंग और इचिंग बढ़ जाती है। वेदर थोड़ा सा मॉइस्ट रहने पर फर्क पड़ता है। केवल दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती, जैसे मैं हर बार मेरे सारे वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे सोराइसिस के लिए मेडिसिन, तो आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे, बट नहीं, होम्योपैथी डजंट वर्क लाइक दैट। होम्योपैथी इस प्रकार कार्य नहीं करती है। फिक्स दवाइयाँ नहीं हैं होम्योपैथी में इस बीमारी को ठीक करने की, क्योंकि ये बहुत गहराई से इसके तार जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग को गहराई के लेवल पर बात करनी पड़ती है, पेशेंट से बहुत डीपली कन्वर्सेट करना पड़ता है, और तब बीमारी को सिलेक्ट करने के लिए जो दवाई आती है वो सामने आती है। तो
जैसे मैंने बताया पर्सनालिटी के हिसाब से ही इसको ट्रीट करना पड़ता है। फिर भी सिम्टम्स के हिसाब से, अगर थेरापेटिक्स के हिसाब से तो बहुत सारी दवाइयाँ, अगर इचिंग ज़्यादा आ रही हो तो इचिंग से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं, जो रिंगवर्म के केसेस में भी इचिंग कम करने के लिए दी जाती है, वही हो सकता है सोराइसिस की इचिंग को भी कम करने के लिए दी जाए। हो सकता है एक्जिमा या जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं उसके केस में भी सिमिलर दवाइयाँ दी जा सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यही फिक्स दवाइयाँ रहती है सोराइसिस को ठीक करने के लिए। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है और नॉर्मली धीरे धीरे करके फैलना स्टार्ट करता है और पूरे शरीर में फैलता है। एलोपैथी में केवल स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं और कुछ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज दी जाती हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ, वही इस बीमारी को कंट्रोल करती है केवल। बाकी क्योर तो एलोपैथी में है ही नहीं, अंग्रेजी दवाइयों में तो इसका कोई क्योर नहीं है, कंट्रोलिंग है, क्योंकि प्राथमिक उपचार देते हैं वो स्पेसिफिकली, प्राइमरी ट्रीटमेंट है एलोपैथी, तो उतना पुरता उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं कुछ स्टेरॉयडल ऑइंटमेंट्स या कुछ, बट वो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आपको एडवांस लेवल पर आना पड़ेगा, एनर्जी के लेवल पर, चक्रा हीलिंग के लेवल पर अपने को आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लेवल पर आना पड़ेगा, बीमारी को समझना पड़ेगा, और तब कहीं जाके हम लोग इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सोराइसिस के केसेस में। डाइट के अतिरिक्त एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्केलिंग अगर एक्सेस हो रही है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, जैसे मैंने रिंगवर्म के केस में एक मैकेनिकल वाला एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मैकेनिकली आप रिंगवर्म को किस प्रकार से रोक के रख सकते हैं, जो हम लोग काउंसलिंग के समय पेशेंट जब आता है उस समय बताते हैं केस टेकिंग के समय। सिमिलर सोराइसिस के केस में भी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लोग उसको मैकेनिकली कुछ समय तक रोक सकते हैं बिना दवाइयों के, वो हम लोग बताते हैं ताकि पेशेंट को कुछ रिलीफ रहे, स्केलिंग थोड़ी कम हो जाए, उसकी कुछ आराम मिल जाए। देखिए हम लोग का, मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आप कम से कम सबसे पहले उसको जिस चीज़ से तकलीफ ज़्यादा हो रही है उस पर ध्यान दें, उसकी तकलीफ कुछ कम कर दीजिए। बीमारी का काम जो ट्रीटमेंट जो कर रहा है, दवाइयों का जो काम करने का तरीका है, जो स्लोली काम करेगी वो तो करेंगी ही बाद में आगे जाकर, पर अभी व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि किसी को बहुत जोर से भूख लगी है और खाना उसको 2 घंटे बाद मिलने वाला है या 4 घंटे बाद मिलने वाला है, खाने में देर है, तो अभी अगर उसको नाश्ते के रूप में कुछ मिल जाए ताकि उसको एक थोड़ा आधार हो जाए कि हाँ अभी मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, तो ऐसे रिलीफ पहुंचाने वाला पहला ट्रीटमेंट हमको देना पड़ता है थेरापिस्ट के लेवल पर। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इंटर करंट रेमेडीज, एंटी माइजमेटिक रेमेडीज, इन पर बात करके बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर हम लोगों को पेशेंट से बात करनी पड़ती है, या कहीं बीमारी से बात करनी पड़ती है, संवाद करना पड़ता है, सेल्स से बात करनी पड़ती है, पूरे ऑर्गन से बात करनी पड़ती है कि भाई आप एबनॉर्मल स्केलिंग क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि अननेसेसरी आप जो है बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग से अलग डिसफंक्शन क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग छोड़कर इसमें क्यों जा रहे हैं। तो धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि सोराइसिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो आप होम्योपैथी डॉक्टर से, अपने आसपास के किसी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करें। आप चाहे तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। दवाइयों की अगर बात करें, मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर आप दवाइयाँ कम बताते हैं, होम्योपैथी के बारे में वीडियोस में दवाइयाँ अधिक बताया करें, तो मैं थोड़ा सा इस विषय के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दवाइयाँ बताने से होम्योपैथी की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से आज दुर्भाग्यवश एलोपैथी की हालत हो गई है कि कोई भी जाके मेडिकल से जाके दवाई लेकर आ जाएगा, वैसी हो जाएगी। इसलिए मैं निजी रूप से दवाइयाँ बताने के विरुद्ध हूँ, दवाइयाँ बताने के खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि उन दवाइयों को बहुत अलग तरीके से डायनामाइज किया गया है, अलग तरीके से पोटेंटाइज किया गया है, हर दवाई को विशेष रूप से बनाया गया इस तरीके से आप समझे, ताकि उसमें एनर्जी का स्टोर हो सके। तो बहुत एनर्जाइज दवाइयाँ हैं, वो एनर्जी से भरी हुई दवाइयाँ हैं, उनका सदुपयोग किया जाए तो ही वो काम करेगी। नहीं तो क्या होगा, आप दवाइयाँ लेकर आ जाएंगे मार्केट से, अरे साहब हमने वीडियो देखकर दवाई ले ली पर हमको आराम नहीं मिला। लोग सल्फर ले आते हैं, ग्रेफाइटिस ले आते हैं, नेट्रम सल्फ, कैल्केरिया सल्फ, कई प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, पर इससे कोई विशेष रिलीफ उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। स्कूकम चक से लेकर कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, बहुत रेयर मेडिसिन भी हैं होम्योपैथी में सोराइसिस की, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 30 से 40 साल पुराना सोराइसिस है और अपनी दवाइयों से आज वो बहुत अच्छे से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
और जो तरीके जो बताए गए हैं उनको कि मैकेनिकली किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। तो यदि आपके परिवार में किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई है तो आंख बंद करके आप होम्योपैथिक में ही आइएगा, क्योंकि होम्योपैथिक में ही बीमारी जड़ से खत्म की जाती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।